Welcome students, welcome to the video series of Vivekanand Public School. Today we are here with the part 2 of your history book, means class 10th history book, with the chapter The French Revolution and the Idea of the Nation. इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके ओवरव्यू को देखा था। उसी के पार्ट्स के तौर पर हमें ये आगे के टॉपिक्स या चैप्टर्स दिए हुए हैं। ये आपके फर्स्ट सेक्शन इवेंट्स एंड प्रोसेसेस का एक पार्ट है। तो आज हम जानेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में और कुछ पढ़ेंगे आइडिया ऑफ नेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कहीं भी किसी भी देश में पहले जब मोनार्कियल गवर्नमेंट होती थी, कोई एक राजा होता था और सीमाएं निर्धारित नहीं होती थी, यानी बॉर्डर्स डिसाइड नहीं होती थी, तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म वाली फीलिंग नहीं थी। उन्हें फीलिंग ऑफ या सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं था। लेकिन जब नेशन स्टेट का आइडिया आया, तब लोगों के बीच में नेशन को बनाना, एक देश की तरह एक संगठित रूप में रहने का जो आइडिया आया, वो शुरू हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, यानी फ्रांस ने सबसे पहले उसे शुरू किया। 1789 में ये स्टार्ट हुआ। As you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। पहले क्या था वो? एक absolute, एक monarch, यानी हम राजा कह सकते हैं, एक जिसका अधिकार होता है, उसके अंडर था पूरा का पूरा। The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of the French citizens। लेकिन जब ये revolution आया, ये क्रांति आई, तो इससे क्या हुआ? कुछ राजनीतिक और कुछ संवैधानिक परिवर्तन हुए, यानी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए। और वो चेंजेस हमें किस तरफ ले गए? इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो चेंजेस थे वो हमें कहाँ ले गए? ट्रांसफर हुआ सॉवरेनिटी का मोनार्की से एक डेमोक्रेटिक वे में, यानी बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, नागरिकता जो थी, नागरिक लोग थे, उनके पास एक अधिकार गया और देश बनने का विचार, एक संगठित देश होने का विचार, एक नेशनलिज्म की फीलिंग की तरफ उस रिवॉल्यूशन से हम पहुंचे। जबकि पहले एक राजा था, उसके अंडर सारी सीमाएं, सारे लोग थे और सीमाएं भी निर्धारित नहीं थी। आगे बताया गया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, इट प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज पीपल हु वुड हैंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप ऑफ इट्स डेस्टिनी। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन रिवॉल्यूशन जो है, यानी क्रांति जो है, उससे ये चीज समझ में आई कि जो उस देश के या उस सीमा विशेष के लोग होते हैं रहने वाले, उनसे देश बनता है और वही देश कहलाते हैं। फिर वो सीमा निर्धारित करते हैं, उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है और वो उस देश का भविष्य निर्धारित करते हैं। उसकी किस्मत उसमें रहने वाले लोगों से बनती है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल स्टार्ट से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे, यानी कि फ्रांस के क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? वेरियस मेजर्स, बहुत सारे तरीके लेकर आए और बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस लेकर आए जो एक क्रिएट कर सकते थे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। कैसे? जैसे मान लीजिए हम भारत देश के रहने वाले हैं, लेकिन अगर देश की सीमाएं निर्धारित नहीं होती और हम इस क्षेत्र में रह रहे होते, तो हमें यह भावना नहीं होती कि ये काम भारत का। जैसे आज भारत की देश की क्रिकेट टीम या कोई टीम जीतती है तो हमें फील होता है कि भारत जीता है। लेकिन अगर हम स्टेट के बीच में इंटर स्टेट कोई कंपटीशन होता है तो हमें अपने स्टेट का लगता है कि हमारा स्टेट जीता, मध्य प्रदेश। तो ये फील कैसे आती है? बॉर्डर से और उसके रहने वाले लोगों से। तो इसमें यही बताया गया है कि जो क्रांतिकारी थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, फ्रांसीसी क्रांति के, उन्होंने ऐसे तरीके लेकर आए, ऐसे प्रैक्टिसेस लेकर आए जिससे लोगों के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी बने कि वो अपने आप को उस देश का समझें और उसके डेवलपमेंट में मदद करने के लिए प्रयत्न करें, उसके बारे में सोचे। एंड किसके बीच में? अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल के लोगों में, स्पेशली जो लैंग्वेज से निर्धारित होते हैं कि फ्रेंच बोलने वाले, वो फ्रेंच पीपल थे। आइडियाज ऑफ ला पोएट्री एंड ला सिटिज़न एम्फेसाइज द नोशन। ये दोनों चीजें क्या है?
ला पेट्री मतलब द फादरलैंड, जैसे हम अपनी ज़मीन को मदरलैंड कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं, वैसे ही फादरलैंड का आइडिया कि ये हमारी भूमि है, हम इसके निवासी हैं। और सिटीज़न मतलब ये कलेक्टिव आइडेंटिटी की फील आई कि एक देश और उस देश के रहने वाले, यानी फादरलैंड और उसके सिटीजन्स, ये भावना लोगों में जागृत हुई। और इसने क्या किया, एक नोशन, एक आइडिया के ऊपर एम्फेसाइज किया, जोर दिया, यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स। एक ऐसी एक रूप नागरिकता हो, ऐसे नागरिकों में एकता हो कि वो क्या करें, वो समान अधिकारों को भोगे, उसका एंजॉय करें, मतलब सभी को इक्वल राइट्स मिले अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के अंडर, यानी संविधान की वजह से। न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर वॉज चोजन। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा फ्लैग्स पे बहुत वर्क किया गया ताकि हम एक झंडे के नीचे खुद को माने, एक देश का खुद को माने। हमारे भी झंडे पहले अलग अलग थे, जैसे आपको शायद पता होगा, हमारे झंडे में भी पहले चरखा बना हुआ था, फिर अशोक चक्र निर्धारित किया गया, ऐसी कई चेंजेस उस झंडे में आए और फिर फाइनली हमारा ये जो अभी फ्लैग है ये बना। इसी तरह वहाँ पर भी ट्राई कलर के झंडे को चूज किया गया, जैसे आप बुक में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। पुराना रॉयल स्टैंडर्ड वाला जो झंडा था उसको हटाकर इस ट्राई कलर झंडे को चुना गया। द एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। और जो जनरल था, जो हेड था, वो उसको कैसे इलेक्ट किया गया, उसे कैसे चुना गया, सिटीजन्स के द्वारा, नागरिकों के द्वारा चुना गया और उसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम नेशनल असेंबली कर दिया गया। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, नए नए नियम, नई नई चीजें बनाई गई, नए नए नारे वगैरह बनाए गए, देश के लाभ के लिए, देश के हित में या देश के सम्मान के लिए बनाए गए। ओथ्स टेकन, नई नई शपथ बनाई गई, उनको लिया गया देश के लाभ के लिए। मार्टिर्स कमेमोरेटेड, देश के लिए मरने वाले शहीद लोगों को याद करने और उनका सम्मान करने की प्रथाएं बनाई गई, डेज बनाए गए। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, और ये सभी कुछ इसलिए किया गया ताकि लोगों में एक देश की भावना जगे कि हम एक पर्टिकुलर देश के रहने वाले हैं। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस, एक केंद्रीय शासन जिसके पास शक्ति हो और उस शक्ति को इक्वल राइट्स में बांटकर वो सभी सिटीजन्स को लाभ पहुंचाए, ऐसा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया। It was put in place and it formulated uniform laws for all citizens। और इसने क्या किया, कुछ ऐसे नियम बनाए जो उस देश में यानी उस क्षेत्र विशेष की सीमा के अंदर रहने वाले सभी लोगों पर एक समान लागू होते थे और उनको एक समान अधिकार देते थे। मतलब कुछ कर्तव्य भी थे, कुछ अधिकार भी, कुछ ड्यूटीज थी और कुछ राइट्स थे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड, जो अंदरूनी कस्टम ड्यूटीज थी और जो कुछ जबरदस्ती के टैक्स थे उनको हटाया गया, एबॉलिश किया गया। और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। इसका क्या मतलब है, पहले के ज़माने में अंदाजे से चलता था, जैसे मान लीजिए आप 1 किलो चावल खरीदने जाते हैं तो एक छोटा सा पत्थर रख दिया कि ये 1 किलो का है, तो पता चला आपके यहाँ 1 किलो में अलग क्वांटिटी, अलग मात्रा आ रही है। कहीं थोड़ी दूर गए तो उन्होंने अलग चावल दिया और वो सब जगह वो 1 ही किलो कहला रहा है। कोई स्टैंडर्ड नहीं था जिसको गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाई किया गया हो, प्रमाणित किया गया हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहली बार स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर सिस्टम आया, यानी नाप के लिए और वजन करने के लिए स्टैंडर्ड जो हम बांट वगैरह कहते हैं वो आए, ताकि सब जगह यूनिफॉर्मिटी रहे, एकता रहे, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। Regional dialects were discouraged and French, as was spoken and written in Paris, became the common language of the nation। जो क्षेत्रीय भाषाएं होती है अलग अलग, उनको डिस्करेज किया, मतलब उनके यूज पर कम ध्यान दिया या कमज़ोर दिया, उसे कमज़ोर बनाने की कोशिश की गई ताकि सब फ्रेंच से जुड़े और फ्रेंच लैंग्वेज ही जो कि पेरिस वगैरह में लिखी बोली जाती थी उसे पूरे देश की भाषा बनाया जाए, लिखने के लिए भी, बोलने के लिए भी और राजकाज की भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनाया जाए। आगे कहते हैं द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन। रिवॉल्यूशनरीज जो थे, क्रांतिकारी जो थे, उन्होंने क्या बताया कि ये एक मिशन है और फ्रेंच नेशन की जो डेस्टिनी है वो सिर्फ फ्रेंच को ही आज़ादी नहीं दिला रही है बल्कि पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डेपोटिज्म, तानाशाही से पूरे यूरोप को आज़ादी दिलाएगी। यानी यूरोप में और भी देशों का निर्माण होगा जो फ्रांस की तरह एक देश की भावना के साथ जिएंगे। फिर आप देखते हैं यूरोप में बहुत सारे देश बने, इटली वगैरह ये सब आगे जाके बने।
इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। इसका मतलब है फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक उद्देश्य तो फ्रांस को एक देश के रूप में लाना था, साथ ही साथ यूरोप के अन्य क्षेत्रों को भी देश के रूप में उनका उदय करवाना था, ताकि अलग अलग देश अपने अपनी समृद्धि और खुशहाली के साथ रह सके और उनके अंदर देश की भावना जगे। पहले वो देश निर्धारित नहीं थे और उनमें मोनार्कियल टाइप की गवर्नमेंट होती थी। एक व्यक्ति था जो अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज करता था, यानी उसकी शक्तियां असीमित होती थी, वो कुछ भी रूल्स बना सकता था, कुछ भी फॉलो करवा सकता था। पर फिर संवैधानिक रूल्स लाए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स एंड चेंजेस लाए गए, जिससे समान अधिकार को बढ़ावा दिया और फ्रेंच लैंग्वेज को टॉप पर ले जाया गया। इसके बाद बाकी कई इवेंट्स हुए जिन पर हम अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे, और तब तक आप इसे अच्छे से समझें और प्लीज परचेस बुक्स। नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए जाएंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।